देखो, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था आयनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर ही सॉल्यूट है और वाटर ही सॉल्वेंट है। इसका कंसंट्रेशन C है, ये 0 0, ये C अल्फा, ये C अल्फा, तो ये कितना बचेगा C1 माइनस अल्फा एट इक्विलिब्रियम। लास्ट क्लास में आपने लिखा था कि हमने H2O को स्टडी किया, इसमें दो इलेक्ट्रोड डिप करके करंट पास की। H2O की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की हेल्प से, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की हेल्प से हम अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू आती है 1.8 इंटू 10 की पावर -9 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये डाटा आया कैसे, ये 12th में आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, पूरा चैप्टर है ये। अभी हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि ये डाटा कैसे आ गया, बट अल्फा इतना होता है वाटर का, ये आपको याद करना है। 25 डिग्री सेल्सियस पे अल्फा ये है, और वाटर ही सॉल्यूट है, वाटर ही सॉल्वेंट है, तो वाटर का कंसंट्रेशन कितना होगा, मोल्स पर लीटर कितने आएंगे। तो मान लेते हैं कि वाटर आपके पास 1 लीटर है। 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में मोल्स कितने, 1000 डिवाइडेड बाई 18। सॉल्व करें तो वाटर की मोलरिटी आएगी 55.56 m। लिख लें, ये H2O ही सॉल्यूट है और H2O सॉल्वेंट है दोनों। तो हम H2O को स्टडी कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, ध्यान देना, एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसकी हेल्प से, इस डाटा की हेल्प से हम बता सकते हैं कि H+ आयन कंसंट्रेशन वाटर में कितना है। C अल्फा, C आपको मालूम है 55.56, अल्फा भी आपको पता लग गया 1.8 इंटू 10 की पावर -9। मल्टीप्लाई करें दोनों को, ये 10 की पावर -7 आएगा। इनको मल्टीप्लाई करके देखें, ये 100 बन जाएगा। तो 10 की पावर -7 m H+ आयन है वाटर में एट 25 डिग्री सेल्सियस, और OH आयन भी इतने ही है एट 25 डिग्री सेल्सियस। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना होगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ H2O, इसे डिनोट करते हैं KW से, H+ इंटू OH आयन। आयन के कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो जो कांस्टेंट आएगा वो है आयनिक प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई करें तो KW कितना आएगा, 10 की पावर -14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये कांस्टेंट रहेगा एज लॉन्ग एज टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू तभी चेंज होगी जब टेम्परेचर चेंज हो।
ये तो आयनिक प्रोडक्ट है। रिमेंबर, इट इज नॉट एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नॉट एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। KW इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बाय डेफिनेशन? H प्लस आयन इंटू OH आयन बाई H2। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। और ये सारे डाटा रख दें, C अल्फा, C अल्फा, C1 माइनस अल्फा। आपको C पता है, अल्फा भी पता है। सारे डाटा रख के सॉल्व करें, ये आता है 1.8 इंटू 10 की पावर -16। ये 25 डिग्री सेल्सियस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है। तो ध्यान देना, आयनिक प्रोडक्ट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम नहीं होते। आयनिक प्रोडक्ट अलग होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग होता है। और ये दोनों प्रॉपर्टी टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। कंसंट्रेशन चेंज करने से ना तो आयनिक प्रोडक्ट चेंज होगा, ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से कंसंट्रेशन निकाले जाते हैं, उल्टा नहीं होता। कंसंट्रेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं निकाले गए। आपने लिखी होगी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो डेल्टा G नॉट की वैल्यू से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा और उससे कंसंट्रेशंस आते हैं। तो ये तो आयनाइजेशन ऑफ वाटर की बात हुई। 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये डाटा आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको याद है, इतना तो याद होना ही चाहिए। अब ये जो डाटा होते हैं ये बार बार 10 की पावर में आते हैं। ये 10 की पावर से डील करना थोड़ा डिफिकल्ट काम है या याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, निगेटिव में पावर है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको एक इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट किया। जरा हम सोचो मैथमेटिकली 10 की पावर -14 को इंटीजर में कैसे बदल सकते हैं। मैथमेटिक्स ये कहती है कि अगर मैं इसका नेगेटिव लॉग ले लूं, अगर 10 की पावर -14 पे नेगेटिव लॉग अप्लाई कर दूं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 log 10 या 14 हो जाएगी। आप बताओ 10 की पावर -14 याद रखना ईजियर है या 14? 14 याद रखना ईजियर है, सिंपल बात है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, सिंपल सा काम किया, एक टर्म इंट्रोड्यूस किया मैथमेटिकल, निगेटिव लॉगरिथम। हर एक न्यूमेरिकल वैल्यू का निगेटिव लॉग ले लेंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमें कंसंट्रेटेड तो है नहीं, हमारे पास डाइल्यूट है। डाइल्यूट मतलब 10 की पावर -1, -2, -3 इस तरह के सॉल्यूशन होंगे। उनको न्यूमेरिकल वैल्यू में, इंटीजर वैल्यू में लाना हो तो निगेटिव लॉग लेना पड़ेगा। और इस निगेटिव लॉग को बार बार ना लिख के हमने P से डिनोट कर दिया। निगेटिव लॉग को किससे डिनोट कर दिया? P से। मतलब P ऑपरेट करें 10 की पावर -14 पे, तो ऐसे समझिए कि आप नेगेटिव लॉग ऑपरेट कर रहे हैं, 14 आ जाएगा। P ऑपरेट करें तो P इज नथिंग बट व्हाट? नेगेटिव लॉगरिथम। तो एक टर्म आता है जिसका नाम है pH वैल्यू। कोई आपसे पूछे कि pH वैल्यू में ये P क्यों आया, P का मतलब क्या है, तो P एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। P एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसकी मीनिंग क्या है? नेगेटिव लॉग।
P क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्या रीजन था? तो कोई नई साइंस नहीं बनाई गई, मैथमेटिक्स बनाई। P का साइंस से लेना देना नहीं है, P जस्ट मैथमेटिकल ऑपरेटर है। इसको हम किसी भी सब्सटेंस के कंसंट्रेशन पे ऑपरेट कर सकते हैं, किसी भी कांस्टेंट पे ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए P को KW पे ऑपरेट कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस लॉग KW, इसका मतलब यही है। तो एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया pH वैल्यू, लिखें आप डेफिनेशन pH वैल्यू। अगर आप कई बुक्स पढ़ें, जगह जगह बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट डेवलप्ड है। आपके शहर की प्रदीप बुक में भी यही लिखा है, P का मतलब लिखा है उन्होंने पोटेंशियल, और इसको कलर्ड करके लिख दिया। ये गलत है, P का मतलब पोटेंशियल है ही नहीं। P का तो साइंस से कोई लेना देना ही नहीं है। P का आइडिया दिमाग में आया कैसे? 10 की नेगेटिव पावर को हमें क्या बनाना था? इंटीजर बनाना था। तो हमने उसको नेगेटिव लॉग कर लिया, उसका इंटीजर बन गया। तो ये नेगेटिव लॉगरिथम लेने का आइडिया आया टू सिंप्लीफाई द डाटा, नथिंग एल्स। डाटा को सिंप्लीफाई करना था हमें। तो व्हाट इज pH वैल्यू? लिखें आप, लिख लो। इट इज डिफाइंड एज द negative logarithm of activity of H plus ion। Negative logarithm of activity of H plus ion। तो pH इक्वल टू माइनस लॉग एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन। और एक्टिविटी को हम क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, बट कब? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक्टिविटी को कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। लॉग का मतलब होता है बेस 10, तो आप इसको ऐसे भी रीअरेंज कर सकते हैं, H प्लस इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH। मतलब 10 की पावर नेगेटिव जो भी आएगी वही क्या होगा? pH। सेम तरीके से आप OH को भी डिफाइन कर सकते हैं। POH क्या बनेगा? माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन। तो OH आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस POH। तो ये ध्यान रखना है कि P की मीनिंग क्या है। P एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, नेगेटिव लॉगरिथम। P को आप किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू पे या किसी भी क्वांटिटी पे ऑपरेट कर सकते हैं, एनी क्वांटिटी। P को x पे ऑपरेट कर सकते हैं, P को KW पे ऑपरेट कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे P को KA पे ऑपरेट कर सकते हैं, P को KB पे ऑपरेट कर सकते हैं, P को कहीं भी ऑपरेट कर सकते हैं। P का मतलब है नेगेटिव लॉगरिथम। इसका मतलब साफ है कि जो लॉग के रूल्स होते हैं वो ही P के रूल्स बनने वाले हैं।
लॉग के कुछ रूल्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप जानते हैं। लॉग a इंटू बी क्या होता है? पहले तो मैं ये सारे रूल्स लिख रहा हूँ, आप जो हमें यूज करने हैं। लॉग a अपॉन बी क्या होगा? ये तो बिल्कुल सिंपल बात है। लॉग a की पावर x क्या होगा? x लॉग a। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं log a इंटू बी बाई सी इसकी पावर 1/2 तो क्या होगा? 1/2 log a log b, यही होगा। ठीक है, ये log के रूल्स आपको मालूम है। अब सेम रूल log के मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। log की जगह आप p लिख सकते हैं। अगर p ऑपरेट करें a इंटू बी पे तो क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी। p आप ऑपरेट करें a अपॉन b पे, क्या हो जाएगा? पी ए माइनस पी बी। p ऑपरेट करें आप उसी a की पावर x पे, या a की पावर x ऐसे लिख लो, तो हो जाएगा x पी ए। P को आप ऑपरेट करें कहीं भी, जैसे मैंने एक टर्म दे दिया आपको, मान लीजिए के ए के एच अपॉन सी, इस स्क्वायर रूट पे P ऑपरेट करें, क्या आएगा? हाफ इंटू पी के ए के एच नहीं, के डब्ल्यू आता है, के डब्ल्यू माइनस पी सी बन जाएगा ये। तो P वही रूल्स फॉलो करेगा जो लॉग के रूल्स है ही नेगेटिव लॉगरिथम। तो P एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है और कुछ भी नहीं है। आपको प्रॉब्लम में डाटा P के A और P के W तो दिए जाते हैं, PC डाटा नहीं होता, इसकी जगह केवल C दे देते हैं, कंसंट्रेशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको चाहे तो लॉग के टर्म में लिख लें, ये प्लस लॉग C हो जाएगा। क्यों आया प्लस लॉग C? P की जगह माइनस लॉग लिखेंगे, माइनस पहले से ही है, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो पूरे चैप्टर में हम ऑपरेटर P यूज करते रहेंगे। ये सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेटर है और पूरे चैप्टर में हम pH वैल्यू ही निकालते हैं। pH वैल्यू से डाटा सिंप्लीफाई हो जाते हैं। तो pH वैल्यू ऑफ वाटर कितनी होगी बताएं? pH वैल्यू ऑफ वाटर है 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये होगा pH इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। और ये कितना मिला आपको? 10 की पावर -7। तो pH आ गया 7, 25 डिग्री सेल्सियस पे H2O का pH है 7। लाइकवाइज POH भी क्या आएगा? 7। अब अभी आपने आयनिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखा था, H प्लस इंटू OH। आयन को क्या नाम दिया था हमने? KW नाम दिया था बाय डेफिनेशन। अब दोनों तरफ P ऑपरेट कर दें, दोनों तरफ P ऑपरेट कर दें, ये हो जाएगा PA इंटू B क्या होता है? तो ये हो जाएगा pH प्लस POH इक्वल टू किसके बराबर? PKW के।
pKw मतलब माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 14, ये आ गया प्लस 14। तो pH प्लस POH 14 ही रहेगा, क्योंकि Kw कांस्टेंट है तो ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ये टोटल हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू फिक्स रहेगी। ये बदल जाएगा अगर टेम्परेचर बदल दें, तो टेम्परेचर चेंज करें तब ये बदलेगा। तो हमने कंडीशन सेट कर दी एसिड और बेस की वाटर को देखकर। एट 25 डिग्री सेल्सियस पे if pH of any solution is 7, then that solution is like water। like water मतलब कैसा सॉल्यूशन? न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। if pH is less than 7, then acidic, and pH greater than 7, then basic और alkaline। ये कंडीशंस हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर। अब अगर हम H2O को स्टडी करें किसी डिफरेंट टेम्परेचर पे, 25 से जो ग्रेटर हो या 25 से लेस हो, इससे डिफरेंट टेम्परेचर ले लें। मान लेते हैं T 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, हमने ये मान लिया। अब हम H2O को स्टडी कर रहे हैं थोड़ा हायर टेम्परेचर पे, तो इसके लिए Kw उससे हायर आएगा। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा आपको मैंने दे दिया। Kw मान लिया 12 आया, -12। बताओ pH क्या होगा इस वाटर का? ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर से ज़्यादा हो। तो आपको मालूम है कि H प्लस इंटू OH, इसे आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं, और यही आपको प्रॉब्लम में दे दिया गया है। अब वाटर चाहे किसी भी टेम्परेचर पे लो, H प्लस एंड OH इक्वल आएंगे बाई स्टोइशियोमेट्री। एट एनी टेम्परेचर ये होंगे इक्वल, और ये इक्वल है तो इसको आप लिख सकते हैं H प्लस की पावर 2। तो H प्लस कितना आ गया बताएं? 10 की पावर -6। तो pH कितना हो गया? 6 हो गया। तो अगर इस टेम्परेचर T पे एसिड बेस की कंडीशन सेट करना चाहें तो क्या होंगी? एट टेम्परेचर T pH किसी भी सॉल्यूशन का 7 है, 6, तो वो कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन। pH अगर लेस देन 6 है तो कैसा होगा? एसिडिक सॉल्यूशन। pH ग्रेटर देन 6 है तो बेसिक सॉल्यूशन। तो ये एसिडिक और बेसिक होने की कंडीशंस चेंज होती रहेंगी ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर। ये फैन बंद कर दो दोनों। ठीक। तो एक सेंटेंस लिखो। ऐसे एसेशन रीजन में सेंटेंस लगातार लिखे आते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं। लिखो।
a solution of pH equal to 7 is always neutral solution. ट्रू और फॉल्स? तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। pH इक्वल टू 7 न्यूट्रल है, इसका मतलब ये नहीं है, ये 25 डिग्री सेल्सियस के साथ है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बदल जाएगा तो डाटा बदलता रहता है। एक अनसॉल्व प्रॉब्लम एनसीईआरटी बुक में दे रखी है, घर जाके आप करना उसको। प्रॉब्लम नंबर बता देता हूं। इस पे उन्होंने KW दिया है डिफरेंट टेम्परेचर पे। प्रॉब्लम नंबर 65। KW गिवन है एट 310 केल्विन। फिर आपको pH बताना है, तो KW की हेल्प से आप pH निकाल सकते हैं। बस ये बात दिमाग में रखनी है बाई स्टोइशियोमेट्री कि वाटर से H+ एंड OH आयन इक्वल आते हैं। क्लियर है आप सबको? नेक्स्ट लिखो। इसके डिटेल में जाने से पहले एक वैल्यू से और डील करना होगा, वो है लॉग की वैल्यू लेना। लॉग और एंटी लॉग इस पूरे चैप्टर में काम का है, और लॉग टेबल आपको दी नहीं जाएगी। बगैर लॉग टेबल की हेल्प से लॉग और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं वो मैं तरीका बता रहा हूं आपको। लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग। हम बगैर लॉग टेबल के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी लॉग की वैल्यू को लिख सकते हैं, किसी का भी एंटी लॉग लिख सकते हैं। आपको कुछ डाटा याद करने पड़ेंगे, log 1 से लेके log 10 तक की वैल्यूज, log 1 से लेके log 10 तक की वैल्यूज को याद करना पड़ेगा। प्राइम नंबर से उनको तो याद करना पड़ेगा, बाकी आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। log 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 log 2, इसका डबल कर लिया। log 5 याद करना पड़ेगा, 0.699 होता है, कैलकुलेशन के लिए 0.7 ले सकते हैं। log 6 को आप लिख सकते हैं log 3 into 2, मतलब log 2 plus log 3, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो 0.78 ये क्या आएगा, 7781 आ जाएगा। log 7 होता है 0.85, log 8 हो जाएगा 2 की पावर 3, मतलब 3 log 2, 0.9030। log 9 भी आप निकाल सकते हैं, 3 की पावर 2 मतलब 2 log 3, इसको डबल कर दो 0.95 अप्रोक्सीमेटली, और log 10 कितना 1। ये 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है,
देखो बिल्कुल आसान है। अब मान लीजिए आपको log 20 बताना है, क्या करेंगे? आप इसको ऐसे सोच सकते हैं 1 प्लस log 2। कैसे? मैंने ये लिख दिया, और इसे लिखेंगे 10 इंटू 2, 10 इंटू 2। log 10 क्या होता है? 1। ठीक है, तो आप log 2 की वैल्यू जानते ही हैं, क्या होती है? तो ये हो जाएगा 1.3010। आ रहा समझ में? कोई भी वैल्यू आप लिखें, जैसे log मान लो 238 आपको लिखना है, तो इसे लिखेंगे आप 2.2 प्लस log 2.38। बोलो लिख सकते हैं क्या ये? 238 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ? 238 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 100 इंटू 2.38। बोलो। हम हर एक वैल्यू को क्या करेंगे? डेसिमल के पहले 1 to 9 डिजिट में बदल लेंगे, काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। 238 को 100 इंटू 2.38 लिख सकते हैं। log a इंटू बी क्या होगा? log a प्लस log b। log 100 तो पता ही है आपको, कितना? जितने जीरो आते हैं उतने। log 10 1, log 100 2, log 1000 3। वो 10 की पावर चला गया, वो भी रूल से ही आ जाएगा। अब इसको कैसे लिखना? आपको 2 पता है, 2.38 तो नहीं पता, तो अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन चलेगा, आंसर आ जाता है। ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट फिट होते हैं। आपको ये समझ में आ गया कि log 2.38 2 और 3 के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। जो भी आंसर होगा इनके बीच में होगा। नंबर 2 2.3 है तो किसके क्लोज होगा? log 2 के क्लोज। अगर ये 2.8 होता, 2.9 होता तो 3 के क्लोज होता। तो अगर इसके क्लोज है तो आप इसका एवरेज करके या उसी रेशियो में सोच के कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल करेक्ट आते हैं। तो नियरली 0.34 के आसपास बनेगा ये, 0.34 0.35 के आसपास। आप ये चेक कर सकते हैं कि डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट है वो गारंटीड करेक्ट आएगा, दूसरे डिजिट में चेंज आ सकता है, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशन लिख रहे हैं, हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं। तो पहला डिजिट तो गारंटीड मैच हो जाएगा, और जितने भी ऑप्शंस हैं वो पहले डिजिट से ही सही हो जाते हैं। अगर आपसे कहते कि बताइए log 239 क्या होगा? 293 इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कितने डिजिट नंबर है? 3 डिजिट नंबर। तो आप लिख सकते हैं 2 प्लस, अगर देखो 2 डिजिट नंबर हो तो 1 प्लस, 3 डिजिट नंबर हो तो 2 प्लस, 4 डिजिट नंबर हो तो 3 प्लस, ये ऐसे ही बढ़ते जाएंगे जीरो। अब 2.93 लिखना है, आपको मालूम नहीं, बट हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल 3 के क्लोज आएगा। तो 0.47 की जगह 0.45 लिख लो, कोई बात नहीं, 2.45 के आसपास आएगा। 2.4 तो गारंटीड होगा। अब वो 4.5 हो सकता है, 4.3 हो सकता है, बट 2.4 होगा। कोई भी लॉग वैल्यू बोलो आप, एनी, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो वो लॉग वैल्यू आप बोलें। जैसे लॉग आपको करना है 6359, मान लो इसकी लॉग वैल्यू बतानी है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? लॉग 1000 मल्टीप्लाइड बाई 6.359 लिख सकते हैं। लॉग a प्लस बी लिखेंगे तो क्या आएगा? 3 प्लस लॉग 6.359। सिक्स 6.3 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी है, अंदाजा लगाएं। 6 के क्लोज आएगा नियरली,
ठीक है ना, 0.8 के आसपास बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3.8 अप्रोक्सीमेटली ये बनेगा। कोई भी टर्म आप सोचो, यानी बगैर लॉग टेबल की हेल्प से आप डाटा लिख सकते हैं, अगर ये 1 to 10 डाटा आपको याद हो। आ रहा समझ में? और इसका उल्टा भी कर सकते हैं, एंटी लॉग भी ले सकते हैं। लिखो एंटी लॉग। अब अगर आपको सीधे सीधे डाटा याद है तो इनको उल्टा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये कि एंटी लॉग 0 अगर आपको लिखना हो तो क्या हो जाएगा 1। 0 को 1 बनाने वाले 2 ही फैक्टर हैं मैथमेटिक्स में। 0 को 1 बनाने वाले 2 फैक्टर हैं, 2 ऑपरेटर हैं मैथमेटिक्स में। एक तो एंटी लॉग ऑपरेटर और दूसरा फैक्टोरियल। आप मैथ्स वाले पढ़ेंगे फैक्टोरियल 0 क्या होता है 1 होता है। तो ये 2 ऑपरेटर है पूरी मैथमेटिक्स में जो 0 को क्या बनाते हैं 1 बनाते हैं, एक एंटी लॉग और दूसरा फैक्टोरियल। एंटी लॉग 0.3010 होगा 2। मैं उल्टा लिख रहा हूं, इन सबको उल्टा लिख रहा हूं। एंटी लॉग 0.4771 होगा 3। एंटी लॉग 0.6020 होगा 4। एंटी लॉग 0.699 ये है 5। एंटी लॉग 0.7781 ये है 6। एंटी लॉग 0.85 ये 7। एंटी लॉग 0.9030। एंटी लॉग 0.95। और एंटी लॉग ऑफ 1 क्या होगा 10। सबको उल्टा लिख दिया मैंने। अब अगर ये डाटा आपको याद है तो एंटी लॉग निकालना बिल्कुल आसान है। डेसिमल के आगे क्या लिखा है ये देखना, सिंगल डिजिट डबल डिजिट इस तरह से नंबर बनते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको बताना है एंटी लॉग कोई भी वैल्यू सोचो आप से 2.77 आपको लिखना है, क्या वैल्यू बनेगी? एंटी लॉग 2.77 आपको लिखना है। तो आप ऐसे सोचो, इस 2 को भूल जाओ, फॉरगेट 2। डेसिमल के आगे जो डिजिट लिखा होगा उसको भूल जाए आप, बाकी सोचें क्या बनेगा। 0.77 6 के बराबर बनेगा, बनेगा कि नहीं? 6 के बराबर बनेगा। और जो भी आगे यहाँ नंबर लिखा है उसको 10 की पावर 2 ले लें। 3 लिखा है तो 10 की पावर 3, 4 लिखा है तो 10 की पावर 4। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? लॉग 600, इसके एंटी लॉग हो गया। बिल्कुल आसान है। डेसिमल के बाद क्या लिखा है उस पर फोकस करें। डेसिमल के पहले जो डिजिट लिखा है वो 10 की पावर में चला जाएगा। उल्टा सोचो, इसका लॉग लें तो क्या बनेगा बताओ? 10 की पावर 2
क्या हो जाएगा 2 प्लस log 6 बनेगा, 2 प्लस log 6 क्या हो जाएगा 2.77। तो डेसिमल के पहले जो डिजिट लिखा है उसको तो पावर में ले लो, ठीक है, बाकी डेसिमल के बाद वाले टर्म आप सोच सकते हैं। अब ये ठीक है 0.77 मैंने बिल्कुल मैच करता हुआ ले लिया, मान लो इन दोनों के बीच में है तो 0.77 इनके बीच है, मान लो मैंने दे दिया 0.80, तो 0.80 देखेंगे किसके क्लोज है, उसके अप्रोक्सीमेशन में लिख लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्वेश्चंस करते हैं, आपके बुक में यही है सारे के सारे। आपको क्या करते हैं, वो pH वैल्यू देते हैं और H प्लस पूछते हैं। अगर pH गिवन हो और H प्लस निकालना हो तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा, बगैर एंटी लॉग के हो नहीं सकते हो। ये जस्ट एंटी लॉग की प्रैक्टिस है, केमिस्ट्री है ही नहीं वो एंटी लॉग निकालना आना चाहिए आपको। तो दिखाओ बुक देखो आप, देखें प्रॉब्लम नंबर 56, प्रॉब्लम नंबर 55 एंड 56। इन दोनों प्रॉब्लम में pH वैल्यू गिवन है और क्या बताना है आपको, पढ़ें ध्यान से। क्या H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालना है, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। अलग अलग बॉडी फ्लूइड के टेम्परेचर दे रखे हैं आपको। स्लाइवा का pH, स्लाइवा का pH कितना गिवन है, तो स्लाइवा का जो pH है वो 6.4 होता है आफ्टर मील। स्लाइवा का pH वेरिएबल होता है, बिफोर मील एंड आफ्टर मील डिफरेंट होता है। बिफोर मील स्लाइवा बेसिक होता है, आफ्टर मील स्लाइवा एसिडिक होता है। स्लाइवा हमारे माउथ में 24 आवर्स बनता है, इवन आप सो रहे हैं तब भी बनता है। उसका रीजन ये है कि स्टमक में कंसंट्रेटेड HCl 27 आवर्स सेक्रीट होता है। हमारा स्टमक HCl की फैक्ट्री है, कंसंट्रेटेड HCl की, और नियरली 2 pH होता है उसका, हाईली एसिडिक मीडियम। तो कंसंट्रेटेड HCl का प्रोडक्शन हमारे स्टमक में लगातार चल रहा है। तो गॉड ने व्यवस्था की कि ये HCl कंसंट्रेटेड है, इसके साइड इफ़ेक्ट वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। वो स्टमक की वॉल में होल कर सकता है, अल्सर कर सकता है और कैंसर तक हो जाता है। तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, तो उसके लिए गॉड ने स्लाइवा दिया, स्लाइवा बेसिक दिया। तो जब एसिड बिना किसी काम का पड़ा है, कुछ डाइजेस्ट करने के लिए नहीं है, तो फिर स्लाइवा जाता रहेगा स्टमक में और उसको न्यूट्रल करता रहेगा। तो स्लाइवा का काम है एसिड को न्यूट्रल करना। तो स्लाइवा जितना आप अंदर लेंगे स्टमक में जाएगा, उतना ही आपको एसिडिटी फील नहीं होगी, कब्ज फील नहीं होगी, कंफर्ट महसूस होगा। जो ज़्यादा थूकते हैं, जो नॉर्मली गुटखा खाते हैं, कुछ लोग पान खाते हैं, कुछ तंबाकू खाते हैं, बहुत सारे लोगों को ये बुराइयां हैं, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उनको स्टमक में अल्सर हो जाता है, धीरे धीरे वो कैंसर बन जाता है, क्योंकि वो लगातार थूकते रहते हैं। स्लाइवा तो माउथ गया नहीं स्टमक में। तो स्लाइवा के 2 pH होते हैं, बिफोर मील एंड आफ्टर मील। आफ्टर मील एसिडिक क्यों हो जाता है? वो इसलिए होता है क्योंकि एसिड चाहिए डाइजेशन के लिए। जितने भी एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं एसिड मीडियम में। एंजाइम मतलब डाइजेस्टिव जूसेस कह दो उनको सिंपल लैंग्वेज में, वो सब एक्टिवेट होते हैं एसिड मीडियम में। तो एसिड तो चाहिए, इसलिए स्लाइवा आफ्टर मील कैसा होता है? एसिडिक। आपने देखा होगा, हो सकता है आपके घर में भी कोई ये काम करता हो कि वो क्या करते हैं, खाना खाने के बाद मुंह में पानी लेते हैं और उसको खूब हिलाते हैं मुंह के अंदर, थोड़ी देर तक उसको हिलाते हैं,
तो उसके दो पर्पज होते हैं, एक तो दांत साफ हो जाते हैं, पर दूसरा उससे बड़ा पर्पज ये है कि सलाइवा ज़्यादा से ज़्यादा वाटर में मिक्स हो जाए और फिर वो वाटर आप पी लें तो आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, जो भी खाया बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगा। तो एजेड लोग होंगे आपके घर में, वो देखो ये इनको आदत होती है। फिर आए अंग्रेज़ों ने कहा ये तो क्या गंदी आदत है, तो उन्होंने टोक टोक के इसको लोगों की आदत छुड़वा दी। आजकल जो इंग्लिश ज़्यादा पढ़ते हैं वो इसको गंदा मानते हैं, पर रियलिटी में ये सही है कि मुंह में लेके पानी को हिलाओ थोड़ी देर तक, फिर पियो उसको, तो आपको सलाइवा ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। दूसरा भी एक और तरीका था, पानी एक साथ एक सांस में नहीं पीना, जितना स्लो पिएं, जितना देर तक पिएं, आपको उतना ही फ़ायदा होगा, एसिडिटी उतनी ही कम कंट्रोल होगी। कैसे कंट्रोल होगी? सिंपल है, जितना धीरे धीरे पिएंगे, जितनी देर तक पिएंगे, सलाइवा आपके माउथ के थ्रू उतना ही अंदर पहुंचेगा वाटर में मिक्स होके, तो एसिडिटी कंट्रोल होगी। तो बिल्कुल लॉजिकल है, कभी भी एक सांस में गट गट करके पानी नहीं पीना चाहिए, धीरे धीरे करके। किसी बर्ड को सलाइवा वो नहीं होता है एसिडिटी, किसी डॉग को एसिडिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो एक बार में गट गट करके थोड़ी ही पीते हैं, वो तो धीरे धीरे करके पीते हैं, तो सलाइवा ज़्यादा से ज़्यादा उनके स्टमक में पहुंचता है। तो एसिड हमारे स्टमक में इकट्ठा हो रहा है, उसे न्यूट्रल करना है, तो सलाइवा दिया गॉड ने, ठीक है। मैरिज में भी ये व्यवस्था बनाई गई, आप खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद पान खिलाने की परंपरा है। पान क्यों खिलाते हैं? इसलिए नहीं कि आपका मुंह लाल हो जाए, उसको खिलाने का रीज़न ये है कि उसमें वाइट पेस्ट लगा होता है, पेस्ट फॉर्म में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, सेलेक्ट लाइम कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में उसको चूना कहते हैं, तो वो लगा होता है। पेस्ट की वजह से आपके स्टमक में बेस पहुंचता है, और बेस पहुंचेगा तो जो आपने मैरिज में तला हुआ खाना खाया हाईली एसिडिक, उससे आपको कंफर्ट महसूस होगा। तो आप पान खा लेते हैं, कई लोग क्या करते हैं, खाने के साथ भुना हुआ पापड़ खाते हैं, तला हुआ नहीं, भुना हुआ पापड़ खाने से उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, बेसिक सॉल्ट, अभी उसका डिटेल पढ़ेंगे, तो उससे भी एसिडिटी कंट्रोल होती है। आप खाना खाते जाएं, भुना हुआ पापड़ खाते जाएं, तो भी आपको कंफर्ट महसूस होगा। आप डट के खा जाएं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा खा जाएं तो भी कंट्रोल रहेगा पापड़ के साथ। बट तो बेसिक है वो अल्टीमेटली, तो पापड़ खिलाना पान खिलाने की परंपरा है। बट अगर आपने खाना खाने के बाद आइसक्रीम खा ली तो आपका तड़पना तय है, भगवान नहीं बचा सकता। आइसक्रीम दो तरह से अफेक्ट करता है, एक तो एसिडिक है, एक तो दिक्कत ये एसिडिटी बढ़ाएगा, और दूसरा पॉइंट है कि वो कोल्ड बहुत है और स्टमक में एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए डाइजेशन के लिए। तो जब कोल्ड आप चीज़ लेंगे तो आपके स्टमक एक तरह से भट्टी है, फर्नेस है, वो आपने ठंडी कर दी। जरा सोचो गर्म तवे पे पानी डालो, क्या होगा? वेपर बनती है तेजी से। तो आप अगर आइसक्रीम खाएंगे तो आपको गैस बनेगी बहुत ज़्यादा, फिर गैस बनेगी, रात भर तड़प तड़प के सोएंगे। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। सुबह आप फ्रेश होने में कम से कम आधा घंटा लगा देंगे, आधा एक घंटे बाथरूम में ही बैठे रहेंगे, वॉशरूम में ही बैठे रहेंगे। अंग्रेज मालूम है उसको वॉशरूम नहीं कहते, उसको रेस्ट रूम कहते हैं, पता है आपको? पूछना किसी से जो आपके कोई कांटेक्ट में हो, जो यूरोप अमेरिका में रहते हो, वो उसको वॉशरूम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको? उनसे बोलो रेस्ट रूम क्यों कहते हैं इसको। तो उनका एक घंटे में पेट साफ होता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया। अब एक घंटा तो रेस्ट ही होता है, वहाँ की टर्मिनोलॉजी है, ये पूछ लेना आप। तो उनका वो रेस्ट रूम है। अब रेस्ट रूम में एक घंटा गुजारना हो तो या तो वहाँ म्यूजिक सिस्टम लगाएं
या वहाँ पे लाइब्रेरी सेट कर लेते हैं वो लोग, उनके रेस्ट रूम में लाइब्रेरी भी होती है, पूछना। ऐसा नहीं वो डेवलप्ड है, ये गलत फहमी है कि डेवलप्ड है। लाइब्रेरी बनाने का पर्पज है 1 घंटा टाइम पास कैसे करें। तो लाइब्रेरी बना लेते हैं, कुछ लोग पहले से ही न्यूज़पेपर लेके अंदर जाते हैं, आपने देखा होगा। तो ये रियलिटी है, क्योंकि न्यूज़पेपर लेके कोई क्यों जाएगा अगर 1 मिनट का काम हो। 1 घंटे का काम है तो न्यूज़पेपर लेके जाना पड़ेगा कि भाई हम पूरा एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। और कुछ न्यूज़पेपर लेके नहीं जाते तो गाना ही गाते रहते हैं। गाते हैं कि नहीं गाने? वॉशरूम में सबसे ज़्यादा गाने आते हैं। अंग्रेज तो बेचारे तड़पते रहते हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा गाते हैं। यहाँ पे भी जो लोग रात को क्या कहते, कई लोगों की आदत होती है आइसक्रीम खाने की रात को खाना खाने के बाद, या ठंडी ठंडी चीज़ें खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं। उनको तो गारंटीड है कि 1 घंटे तक उनका पेट ही साफ नहीं होना है, दिन भर उनको बुलबुले उठने रहेंगे, वो उनका फ्रेश नहीं होता, तो वो भी गाने गाते रहते हैं। हमारे यहाँ लाइब्रेरी तो है नहीं, और गाना क्या गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। उनका पेट ही साफ नहीं होता। तो ये जो उनका सिस्टम है उनके तरीके से सेट है। हमें चाहिए वॉशरूम, उनको चाहिए क्या, रेस्टरूम। तो जिनकी आदत है आइसक्रीम खाने की, उनको भी धीरे धीरे रेस्टरूम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हम उनकी कल्चर फॉलो करते जा रहे हैं। तो सलाइवा के पीएच की मैं बात कर रहा था, कितना पीएच लिखा, अब इसका H+ निकालो। पीएच दे रखा है 6.4, ध्यान देना। तो माइनस लॉग H+ कितना दिया गया है, 6.4, ठीक है, ध्यान दो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/H+ इक्वल टू 6.4, लिख सकते हैं कि नहीं। तो 1/H+ किसके बराबर हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 6.4 हो जाएगा। 6.4 का एंटी लॉग कैसे निकालना, तो 0.4 देख लो आप, और 6 को क्या लिख दो, 10⁶। 0.4 कहाँ आएगा ये देख लो। तो 0.4 आएगा 0.30 और 0.47 के बीच में, 0.30 और 0.47 के बीच में आएगा नियरली। तो कहाँ पे ये हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेशन, 2 और 3 के बीच में लिख सकते हैं। 2.5 2.6 बनने वाला है ये, नियरली 2.5 2.6 बनेगा। ये पीएच मैंने लिख दिया 1/H+। H+ निकालो कितना है, करो H+ निकालो। देखो आंसर दे रखे हैं सारे, देखो आंसर है कि नहीं। आप देखो आपने अप्रोक्सीमेशन ठीक लगाया कि नहीं। ये आएगा नियरली 10/2.6, और थोड़ा 4 से थोड़ा कम कर लो, 1/2.6 या 10/2.6, 10⁻⁻7 लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा कम कर लो, नियरली 3.8 3.9 बनेगा। 3.8 3.9 के आसपास मुझे लगता आना चाहिए। ये H+ निकाला मैंने। आया समझ में सबको?
तो दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं, सारे पीएच गिवन है, क्या निकालना है आपको, H+। एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग का तरीका समझ में आ गया। अब इसको पूरे चैप्टर में हमें यूज करना है। किसी भी एग्जाम में आपको लॉग टेबल नहीं दी जाएगी, ध्यान रखना। कई बार वो लॉग के डाटा दे देते हैं, कई बार नहीं देते तो आपको ये तरीका याद रहे, आप कर सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। अब एक एक करके हम पीएच वैल्यू निकालेंगे। तो पीएच वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, पहले हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लेंगे, इसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। pH value of strong electrolyte। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सबसे पहले ले लें आप स्ट्रॉन्ग एसिड। इसकी लिस्ट तो आपको मैंने बता दी थी लास्ट क्लास में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं। जैसे आपको मान लीजिए 10 की पावर -3m, 10 की पावर -5m, ये सब HCl सॉल्यूशन दिए गए हैं। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। 10 की पावर -8m HCl, इनके pH आपको बताने हैं। ये 3 सॉल्यूशन आपके पास हैं, इनके pH बताने हैं। तो आप सीधे इस फॉर्मूला की हेल्प भी ले सकते हैं, H+ = 10 की पावर -pH। तो अगर पहले डाटा को देखें तो 10 की पावर 3 है रेज, तो pH कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सेकंड में pH कितना आएगा, 5। थर्ड में pH कितना आएगा, तो pH 8 नहीं आएगा। थर्ड केस में 8 pH नहीं होगा। एसिड का pH 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 से कम आएगा, 7 से कम आएगा। तो कहाँ पे गलती हो रही है हमसे, पर 8 दिख रहा है हमें। तो यहाँ भी कुछ हमने अप्रोक्सीमेशन में ले रखा है। देखो HCl सॉल्यूशन का मतलब क्या है, HCl सॉल्यूशन का मतलब है H+ आयन, Cl- आयन तो है ही है, सॉल्वेंट भी तो है, सॉल्वेंट भी है। हम सॉल्वेंट को भूल जाते हैं। सॉल्वेंट के आयनाइजेशन से भी H+ आ रहे हैं। तो रियलिटी में होना चाहिए ये कि H+ टोटल जो होगा इसके अंदर वो होगा H+ फ्रॉम HCl एंड H+ फ्रॉम वाटर। सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन के 2 सोर्स हैं, सॉल्यूट भी H+ दे रहा है, सॉल्वेंट भी H+ दे रहा है। और सॉल्वेंट से H+ कितने आएंगे ये हम गारंटी से कह सकते हैं कि 10 की पावर -7m से कम आएंगे। 10 की पावर -7m से कम आएंगे। कैसे कह दिया कि कम आएंगे, ध्यान दो। अभी अभी आप कर चुके हैं कि अगर आपके पास प्योर H2O है, प्योर H2O, तो प्योर H2O को स्टडी किया हमने 25 डिग्री सेल्सियस पे, कितने H+ आए, 10 की पावर -7m प्योर H2O। अब आपने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक प्रिंसिपल पढ़ा, ली चैटलियर प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर किसी इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट को और ऐड कर दें, इक्विलिब्रियम सेट है, प्रोडक्ट डाल दिया और, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। रिएक्टेंट डाल दें तो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। यही है ली चैटलियर प्रिंसिपल। सेम ली चैटलियर प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई करो। H2O ये इक्विलिब्रियम बना रहा है,
आपने इसमें HCl डाल दिया, मतलब H प्लस Cl माइनस। ऐसे सोचो प्रोडक्ट आयन डाल दिया, H प्लस कॉमन है, ऐसे सोचो H प्लस आयन डाल दिया, तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड जाएगा मतलब 10 की पावर -7 m से कम हो जाएंगे। वाटर से जो H प्लस आ रहे हैं वो इससे कम हो जाएंगे। तो यहाँ इसे ली चैटलियर प्रिंसिपल नाम नहीं देते, यहाँ पे नाम दिया जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। इसे क्या नाम देंगे? यहाँ पे कॉमन आयन है, ली चैटलियर प्रिंसिपल ही, कुछ नहीं है, वो सेम ही है, बट कॉमन आयन इफेक्ट कहेंगे क्योंकि इस पूरे पार्ट में आयन ही बनने हैं। मतलब ये है कि प्रोडक्ट का कोई कॉमन आयन आप डाल दें एक्सटर्नली तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा? बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। तो HCl की प्रेजेंस में H2O से जो H प्लस आएंगे वो इससे कम आएंगे, और रीजन क्या है? कॉमन आयन इफेक्ट। इसकी डेफिनेशन लिख लो, ये पूरे चैप्टर में फ्रीक्वेंटली वर्ड यूज करने वाले हैं हम। What is common ion effect? तो लिख लो, the ionization of simple meaning है the ionization of weak electrolyte in presence of a common ion is found to be suppressed full stop. This phenomena is known as common ion effect. तो कॉमन आयन की प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन सप्रेस हो जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में इसी को हमने नाम दिया ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो अब पॉइंट ये है, ध्यान दें, पहला केस सोचे, 10 की पावर -3 m तो आए HCl से, और वाटर से जो आने हैं x में लिख रहा हूं, और x की वैल्यू 10 की पावर -7 m से भी कम, तो इसको 10 की पावर -3 मानने में कोई बुराई नहीं है भाई। 10 की पावर -3 में 10 की पावर -7 भी ऐड करो तो भी वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और इससे भी कम वैल्यू आने वाली है तो आप इनको x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमने मान लिया कि इसके अंदर जो H प्लस आयन का मेजर सोर्स है वो क्या है? HCl, उसी के बराबर मान लिए। H2O के आयनाइजेशन को निगलेक्ट कर दिया। तो पहले केस में आंसर लिख दिया pH3, बट इसमें क्या एज्यूम किया गया है? H2O आयनाइज नहीं हुआ या सप्रेस हो गया, उसके H प्लस निगलेक्ट कर दिए। सेकंड केस में भी यही किया हमने, H2O को इग्नोर कर दिया। आपको ये देखना है कि ये जो H2O से आने वाले हैं क्या इसमें ऐड करने से कोई फर्क पड़ेगा? अगर पड़ सकता है तो काउंट करेंगे। थर्ड केस में देखें आप, थर्ड केस में टोटल निकालें तो 10 की पावर -8 तो आ रहे हैं HCl से। अब क्या X को निगलेक्ट कर सकते हैं? अब नहीं कर सकते, क्योंकि HCl से 10 की पावर -8 आ रहे हैं, ये भी उसी के आसपास आएंगे। तो H2O का आयनाइजेशन आपको कंसीडर करना पड़ेगा इन थर्ड केस। तो फिर कैसे निकालें pH? देखो, लिखो जल्दी। हमने ये मान लिया है, हमें नहीं पता कितने H प्लस आ रहे हैं, X मान लिया, X, और OH भी X।
ध्यान रखना प्योर वाटर में तो 10 की पावर -7 आएंगे, बट HCl की प्रेजेंस में x आएंगे, हमें पता नहीं x कितना। पहले तो हमें x निकालना पड़ेगा। हमें एक पॉइंट पता है, वो ये कि इस सॉल्यूशन के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस पे H+ इंटू OH की वैल्यू ऑलवेज कितनी होगी? 10 की पावर -14। ये तो कांस्टेंट है। तो H+ है 10 की पावर -8 प्लस x, OH है x 10 की पावर -14। H+ तो टोटल इतना है और OH है x के बराबर इन दिस सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। x के 2 रूट बनेंगे, पॉजिटिव वैल्यू आपको ले लेनी है। सॉल्व करो, x निकालो कितना आता है, करो। ये प्रॉब्लम आती रहती है कंपटीशन में। थर्ड केस, x निकालो कितना आया, पूरा सॉल्व करो। pH निकालो, लॉग आपको आता है कैसे लेना है, करो इसको जल्दी। x का मतलब कौन सा कंसंट्रेशन आपको मिल गया? OH। सॉल्व करो, जल्दी करो। अरे 2 रूट आएंगे, पॉजिटिव वैल्यू ले लेनी है। x इक्वल टू क्या होता है? -b, b कितना? प्लस माइनस, तो प्लस वैल्यू ले लो। b² - 4ac, ये प्लस हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 2a, यही आएगा। सॉल्व करो इसको। एनसीईआरटी में ये सॉल्व प्रॉब्लम दे रखी है, एग्जाम्पल दे रखा है। देखो क्या आंसर है x की वैल्यू। सॉल्व प्रॉब्लम है ये। 7.17 सॉल्व प्रॉब्लम है। 7.17 x आता है 9.5 इंटू 10 की पावर -8। लिख लो 9.5 इंटू 10 की पावर -8। आगे आप सॉल्व करो अपने आप। x मैंने दे दिया, मान लीजिए 9.5 इंटू 10 की पावर -8। तो POH कितना आएगा बताओ? ये तो OH आ गया, POH कितना होगा? सीधे माइनस लॉग ले लो, माइनस लॉग ऑफ 9.5 इंटू 10 की पावर -8। तो -8 और ये माइनस इधर है, 8 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 8 प्लस लॉग, सॉरी 8 माइनस, ये माइनस साइन है, 8 माइनस लॉग 9.5। POH निकालो, तो log 10 कितना होता है? log 10 होता है 1, और ये log 9 क्या होता है? 0.95 होता है कि नहीं? तो log 9.5 क्या आएगा? उनके बीच में 9 और 10 के बीच में, तो 0.98 0.97 मान लो, 0.98 मान लो, लिख सकते हैं। ये सॉल्व करें, क्या आएगा? ये 7.02 POH आ गया। तो pH कितना? 14 से माइनस कर लो। तो आगे तो मैथमेटिक्स है, इसको सॉल्व करना फिर लॉग लेना। केमिस्ट्री तो केवल यहाँ तक है कि H+ इंटू OH क्या होता है, फिर बाकी मैथमेटिक्स है। जिसको आता है लॉग लेना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, वो कर लेगा।
आ गया समझ में? अब देखो बात यहाँ पे आएगी अब घूम फिर के कि H2O को कब कंसीडर करें और कब ना करें, सॉल्वेंट का आयनाइजेशन कब इंक्लूड करें और कब इग्नोर करें। तो ये कंडीशन है, आप लिख लें। अगर आपके पास सॉल्यूट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान देना, अगर सॉल्यूट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और उससे आने वाले H+ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आने वाले H+ 10 की पावर -6 m के ऑर्डर के हैं या इससे कम है, 10 की पावर -6 m या इससे कम अगर आते हैं, then always include ionization of water, always consider ionization of water। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आने वाले H+ 10 की पावर -3 -5 तक हैं तो वाटर को आप निगलेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ये एसिड की बात है। बेस के लिए कंडीशन क्या सेट होगी, H+ की जगह OH लिख लो। OH आयन कंसंट्रेशन अगर 10 की पावर -6 m के ऑर्डर का है, उससे कम है, तो वाटर के आयनाइजेशन को मानेंगे, वाटर से आने वाले OH को उसमें ऐड करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि H2O का आयनाइजेशन कब इंक्लूड करें और कब एक्सक्लूड करें। क्लियर है आप सबको? तो ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आने वाले H+ को हमने यूज किया, pH निकाल लिया। आपको क्वेश्चंस दिए गए NCERT में भी है और असाइनमेंट आपको आज मिला है उसमें भी है। NCERT के कौन से क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं, लिख लो। प्रॉब्लम नंबर 48, 49 दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे बेस्ड है। ठीक है, एसिड भी है, बेस भी है। इसमें कुछ में डाइल्यूशन कर लिया गया है, डाइल्यूशन के बाद बताना है। तो आधी प्रॉब्लम तो मोल कंसेप्ट की है, डाइल्यूशन के बाद H+ आयन कंसंट्रेशन निकाल लो, फिर pH करो। तो ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर उनको मिलाया तो क्या होगा, लिखो pH वैल्यू ऑफ द मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, लिखो जल्दी। pH वैल्यू ऑफ द मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब मिक्सचर में 3 केस होते हैं, 2 एसिड को मिक्स करें, 2 बेस को मिक्स करें, 1 एसिड और 1 बेस को मिक्स करें। तो बिल्कुल आसान है, ध्यान दो। इफ वी आर मिक्सिंग 2 एसिड्स, अगर 2 एसिड को मिलाएं तो मिक्सचर के अंदर H+ आयन कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू बेसिसिटी। सारे एसिड के लिए मल्टीप्लाई कर लो और ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। आपको मालूम है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम क्या होगा, मोल्स ऑफ एसिड, और बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ H+ आयन। तो हमें निकालना है टोटल मोल्स ऑफ H+ आयन इन मिक्सचर बाय टोटल वॉल्यूम। तो क्या मिल जाएगा, मोलरिटी ऑफ H+ आयन इन मिक्सचर। अगर आपके पास बेस है तो क्या होगा, 2 और मोर बेसिस। तो OH आयन कंसंट्रेशन क्या होगा मिक्सचर में, बताओ। सिंपल है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एसिडिटी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल 0.1 m 200 ml HCl आपके पास है,
और 0.1 m H2SO4 300 ml आपके पास है। इनको मिक्स कर दिया। मिक्सचर का pH बताओ कितना होगा। मिक्सचर का pH निकालो। दो एसिड को आपने मिला दिया। आपको ये पता है कि HCl एंड H2SO4 दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो मिक्सचर के अंदर H+ निकाल लो। 0.1 इंटू 200 इंटू 1, ये तो HCl के लिए हो गया। 0.1 इंटू 300 इंटू 2, ये H2SO4 के लिए हो गया। बाई टोटल वॉल्यूम 200 प्लस 300। आप ये ध्यान रखो, दोनों जगह वॉल्यूम ml में ले लो या दोनों जगह लीटर कर लो, एक ही बात है। टोटल H+ निकाल लो आप एक बार और फिर लॉग लेके pH आ जाएगा। आसान है। तो दो एसिड को मिक्स करें या दो से ज़्यादा को मिक्स करें, तरीका यही है। दो बेस को मिक्स करें तो भी यही करना। OH मिल जाएगा, POH आएगा, 14 से माइनस करके क्या आएगा, pH। बट एक एसिड और एक बेस को मिलाएं तो क्या होगा। एक एसिड और एक बेस को मिलाएं तो आपको पता है कि उनमें रिएक्शन होगी। ध्यान दो। और रिएक्शन में क्या होता है, एक H+ 1 मोल OH से कंबाइन करता है और क्या बन जाता है, वाटर। आपको ये देखना पड़ेगा कि एसिड एक्सेस में है या बेस, कौन अनरिएक्टेड बचा। जो भी अनरिएक्टेड बचा उसके मोल्स निकाल के टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, कंसंट्रेशन। तो आधी प्रॉब्लम तो मोल कंसेप्ट की आप कर चुके हैं। मोल कंसेप्ट में कि एसिड और बेस को मिलाएं तो फाइनल सॉल्यूशन में H+ या OH आयन कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, टेस्ट में भी मैं पूछ चुका हूँ, बिल्कुल वही करना है। फाइनली H+ और OH मिल गया तो फिर pH या POH आ जाएगा। तो NCERT में 3 क्वेश्चन हैं इस पे, एसिड और बेस के मिक्सचर पे। एक आप अभी करें, देखो जल्दी। अरे इतनी देर में तो हो ही जाता, बात नहीं करो, देखो जल्दी। इसको करें फिर फ्री करता हूँ मैं। 66 प्रॉब्लम नंबर देखें, इसका पहला ही पार्ट करें, ए पार्ट कर लो कोई बात नहीं। 66 प्रॉब्लम नंबर जल्दी करो। ए पार्ट ए। देखो H+ निकालना हो तो क्या करो, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू बेसिसिटी। OH निकालना हो तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एसिडिटी। सीधे लिखो आप। देखो आप चाहे तो ओरल भी सोच सकते हैं। OH आयन के मोल्स आएंगे कितने, 10 इंटू 0.2 इंटू 2 कितने आ जाएंगे, 4 मिलीमोल। OH के 4 मिलीमोल होंगे और H+ के 2.5 मिलीमोल। इनको करने में कोई टाइम नहीं लगता। ये कितना है, H+ आयन 2.5 मिलीमोल और ये कितना है, 4 मिलीमोल। ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, ये बचेगा कितना, 1.5 मिलीमोल बच जाएगा। OH बचेगा 1.5 मिलीमोल। तो OH आयन कंसंट्रेशन कितना, मिलीमोल बाई मिलीलीटर। तो 1.5 मिलीमोल है। एसिड मिलाया 10, दूसरा 25, ये कितना हो गया, 35। ये आ गई मोलैरिटी। अब POH ले लो, 14 से माइनस करके pH निकाल लो। हाँ, एल्कलाइन मीडियम है, 7 से ज़्यादा आएगा, बिल्कुल ठीक है। pH 7 से ज़्यादा आएगा। 7.66 के तीनों पार्ट कर लेना आप, ठीक है।
असाइनमेंट में देख लो कौन कौन से क्वेश्चंस कर लेने हैं आपको। तो एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन मैंने दिए, वो तीनों करने हैं आपको, ध्यान रखना। और इसमें क्या करना, फर्स्ट कर लेना, सेकंड करना, थर्ड करना, फोर्थ भी करना, और फिफ्थ में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले हैं वो सारे करना। फिफ्थ में मिक्स हैं, जहाँ जहाँ भी ये के का डाटा गिवन है, के का डाटा जहाँ भी गिवन है फिफ्थ प्रॉब्लम में, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आयनाइजेशन कांस्टेंट किसका दिया जाएगा, वीक का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 100% आयनाइज होगा। तो फिफ्थ प्रॉब्लम के आप कुछ पार्ट छोड़ेंगे जहाँ के डाटा आपको दिया गया है। इसके बाद आगे है, देखो हेडिंग पढ़ी है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एसिड्स। मिल गया आप सबको। 14th प्रॉब्लम, 14th आप केवल 14th करेंगे, 15, 16 नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले केस अभी आपको करने हैं, केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले, ठीक है। देखो पूरा चैप्टर बिल्कुल सिंपल और स्मूथ है। हम क्या करने वाले हैं, मैं प्लानिंग बता दूं। पहले हम इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को डील करेंगे, फिर इनको मिक्स करेंगे, एसिड और बेस मिक्स करेंगे, 2 एसिड मिक्स करेंगे, 2 बेस, तरह तरह के सॉल्यूशन बनाने हैं। एसिड और बेस मिक्स करके क्या बनेगा, सॉल्ट। तो इसके बाद हम पूरे सॉल्ट की थ्योरी डील करेंगे। फिर सॉल्ट और एसिड मिलाएं और सॉल्ट और बेस मिलाएं तो बनेंगे बफर सॉल्यूशन। सॉल्ट प्लस एसिड और सॉल्ट प्लस बेस क्या कहलाता है, बफर सॉल्यूशन। और फाइनली सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी से डील करेंगे, कितनी उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। इतना ये चैप्टर है, पार्ट आयनिक इक्विलिब्रियम। तो एसिड बेस सॉल्ट, सॉल्ट प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस बेस, एंड फाइनली सॉल्युबिलिटी। इस सीक्वेंस में हम चलेंगे। अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड समझ में आते हैं तो वीक एसिड आएंगे, वीक आएंगे तो आगे उनके मिक्सचर की बात समझ में आएगी। पूरा लिंक्ड रहेगा ये।